शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी आतंकी याकूब मेमन को आज फांसी के फंदे से बचने की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी है। उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। एक जज याकूब मेमन को और समय देने के खिलाफ, जबकि एक जज का कहना था कि याकूब मेमन की पिछली याचिका खारिज करने में कुछ नियमों की अनदेखी की गई। यह जीवन मौत का सवाल है, इसलिए फांसी पर फिर से विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने वाले दोहरा रहे हैं उसके साथ अन्याय हो रहा है। जांच में सरकार की मदद करने के बावजूद उसके साथ धोखा हो रहा है और सरकार अब राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी में उसे फांसी पर लटकाना चाहती है। सरकार कह रही है याकूब मेमन फांसी से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब फैसला कल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या याकूब मेमन को पूरा इंसाफ मिलना अभी बाकी है और क्या जांच में मदद की दलील से याकूब का दोष कम हो जाता है? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। क्या आतंकी याकूब मेमन को पूरा इंसाफ मिलना अभी बाकी है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में डेथ वारंट को गैर कानूनी बताते हुए याकूब की ओर से जो पिटीशन दायर की गई थी, उस पर सुनवाई के दौरान 2 जजों जस्टिस AR दवे और जस्टिस जोसेफ कुरियन के बीच सहमति नहीं बन पाई। जस्टिस दवे का तर्क था, मनुस्मृति के श्लोक का हवाला देते हुए जस्टिस दवे ने कहा कि अगर कोई राजा किसी अपराधी को उसके अपराध का दंड नहीं देता है या उसमें विलंब करता है तो उस अपराध का भागीदार होता है। याकूब मेमन अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए पिटीशन खारिज कर याकूब की फांसी पर आखिरी फैसला महाराष्ट्र के गवर्नर पर छोड़ दिया जाए। जस्टिस दवे ने जहां याकूब के डेथ वारंट के खिलाफ पिटीशन को खारिज कर दिया, वहीं जस्टिस कुरियन का तर्क था याकूब की पिछली पिटीशन सही प्रोसीजर और इस कोर्ट की ओर से तय किए गए नियमों को अपनाए बिना ही खारिज हो गई थी, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला करने में हुई खामी को दूर करना जरूरी है। ये मामला किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ा है। ऐसा नहीं हुआ तो ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का साफ तौर पर उल्लंघन माना जाएगा। दोनों जजों में मतभेद की वजह से मामले को भले ही बड़े बेंच को सौंप दिया गया है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की इस दलील से शायद ही कोई असहमत हो, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज एक आतंकी को बचाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। लोगों की यादाश्त बहुत कमजोर है जो 1993 के धमाके में मारे गए 257 लोगों को भूल गए हैं, जो आज महज फोटो फ्रेम में सिमट कर रह गए हैं। याकूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब कल फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट में मंथन के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या याकूब को पूरा इंसाफ मिलना अभी बाकी है? इस पर सवाल तब से खड़े हुए जब 2007 में न्यूज वेबसाइट rediff.com पर रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन ने अपने लेख में याकूब की फांसी की सजा पर सवाल खड़े किए। याकूब और उसकी फैमिली को कराची से भारत लाने का पूरा ऑपरेशन मेरी देखरेख में हुआ। मैं ये जानकर परेशान था कि फांसी लेने की जल्दी में अभियोग पक्ष ने मेमन और उसके परिवारजनों को कराची से लाए जाने के अभियान के बारे में न्यायालय को सूचित नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि मेमन धमाकों की साजिश में शामिल था। मेमन ने अपनी गिरफ्तारी जुलाई 1994 से पहले जो भी काम किया उसके लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नेपाल में गिरफ्तारी के बाद के हालातों पर अगर गौर किया जाए तो फांसी की सजा पर सोचने की जरूरत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये लेख बी रमन की मौत के बाद सामने आया। याकूब की फांसी पर बहस छिड़ चुकी है। देश की करीब 300 बड़ी हस्तियों ने याकूब मेमन की फांसी की सजा को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी भी लिखी है। कल याकूब के डेथ वारंट पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि 30 जुलाई को आतंकी याकूब को फांसी मिलेगी या टल जाएगी। लेकिन सवाल ये, क्या जांच में मदद की दलील से याकूब का दोष कम हो जाता है? प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच में मदद की दलील से याकूब मेमन का दोष कम हो जाता है और क्या अभी उसे पूरा इंसाफ मिलना बाकी है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जो खुद मुंबई से हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के MLA हैं वारिस यूसुफ पठान, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर के मनन और 1993 बम धमाकों के एक पीड़ित भी हमारे साथ कीर्ति अजमेरा थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, पहला सवाल आप ही से। संबित पात्रा, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जजों ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, जिनमें से एक जज, पढ़ के आपको सुना रहा हूं जरा संबित पात्रा, मुझे पता है आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी जस्टिस कुरियन, जोसेफ कुरियन कह रहे हैं
याकूब की पिछली पिटीशन सही प्रोसीजर और इस कोर्ट के नियमों को अपनाए बिना खारिज हो गई थी, इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला करने में जो खामी हुई है उसे दूर करना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो संविधान के आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन होगा, जीवन मौत का मामला है। संबित पात्रा, इससे ये लगता है कि आपने जल्दबाजी में फांसी का फैसला किया था, आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने, और केंद्र सरकार भी उसी को फॉलो कर रही है, और इसीलिए आप पे आरोप लग रहे हैं ये सारे के सारे जो याकूब मेमन के समर्थक फांसी के विरोधी लगा रहे हैं। ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट विद ऑल, चलिए आप बोल लीजिए पूरा पहले। संबित पात्रा, आरोप यह है कि आपने जल्दबाजी दिखाई है याकूब मेमन को फांसी देने में। संबित पात्रा, नंबर वन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, कल फाइनल वर्डिक्ट आएगा या नहीं आएगा वो तो हमें इंतजार करना चाहिए। सबका रेस्पेक्ट होगा, रेस्पेक्ट प्राप्त होगा, मगर मेरा इतना कहना है, अगर एक जस्टिस कुरियन ने ये कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन जल्दबाजी में जो खारिज की गई है, तो ये गलती सुप्रीम कोर्ट की है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज की थी, और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठाए गए हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस ने उठाया है। तो ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना उठता है, आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सब्सिक्वेंट सरकार, इतने वर्षों तक जो सरकार थी और ये सरकार जल्दबाजी दिखा रही है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान से पूछता हूं, 1993 में बम धमाके हुए, 257 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे, हजारों परिवार बेघर हो गए क्योंकि बहुत लोग जख्मी हुए, किसी का आंख चला गया, किसी का हाथ चला गया, करोड़ों की संपत्ति ध्वस्त हो गई। 22 साल के बाद हम पूछ रहे हैं कि क्या जो जस्टिस मिलने की बात हो रही है वो जल्दबाजी है? क्या 100 साल के बाद इस पे जस्टिस होना चाहिए? मैं मानता हूं जस्टिस का एक प्रोसीजर होता है, जस्टिस का एक टाइम होता है, और टाइम से ही जस्टिस को अपना काम पूरा करना चाहिए। मगर यह सवाल आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार का कोई व्यक्ति खो गया। अच्छा, संबित पात्रा, बिल्कुल जस्टिस के बारे में आपने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बात कही जाती है कानून के बारे में, भले ही 1000 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अब कहना यह है लोगों का कि कम से कम सारे के सारे लीगल ऑप्शंस उस आदमी को एक्सप्लोर तो कर लेने दीजिए। एक समय उसकी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसी दौरान डेथ वारंट निकाल दिया जाता है। इससे पता लगता है कि आप जल्दबाजी में, उसके लीगल ऑप्शन सारे अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं और आप उसे डेथ वारंट निकाल देते हैं। इस दो तीन बातें मानक जी, पहली बात तो है यहाँ कोई ये प्रयास ना करे कि याकूब मेमन इनोसेंट है और याकूब मेमन टेररिस्ट नहीं, ये कोई नहीं कह रहा, आतंकवादी है, ये कोई नहीं कह रहा, कोई बिल्कुल ये कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल। इसलिए एक आतंकवादी के प्रति बहुत हमदर्दी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आतंकवादी के साथ उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है ये कोर्ट के सामने ही है। अगर क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज किया था तो ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है, और ये आप जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के पास भी मर्सी पिटीशन जा चुका है और वहां से भी खारिज हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्यूरेटिव पिटीशन गया है, क्या उसका जवाब आता है कोर्ट की तरफ से? ये हमें बहुत रेस्पॉन्सिबली वेट करना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, फांसी का विरोध करने वाले आवाज उठती है, ये आवाज, एक सेकंड, मैं इतना पूछना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड ये 3 दिन पहले खेलने की क्या आवश्यकता है? 22 वर्ष तक ये लोग चुप कहां बैठे थे जो साइन कर करके दे रहे हैं? ये 22 वर्षों तक क्यों नहीं गए थे महामहिम राष्ट्रपति के पास कि आइन को बदलिए, इसको बचाइए? और एक बात बता दूं, और मानक जी एक बात आपको बता दूं, कल पंजाब में जो हुआ है, 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज उठ रही है, और आप सोशल मीडिया में आप भी एक्टिव है, सोशल मीडिया में लोग लिख के भेज रहे हैं कि शुक्र है कि आतंकवादी मर गए, अगर इनमें से कोई बच जाता तो वही 300 लोग जिनके मन में मर्म है आतंकवादियों के प्रति, वो फिर चिट्ठी लिखते, इस बेचारे को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है। चलिए ठीक है, वारिस, एक सेकंड में प्रियंका आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड में। वारिस पठान, क्योंकि आप बड़े उतावले हो रहे थे बोलने के लिए, वारिस पठान, आप उन लोगों में सबसे आगे हैं, आप, आपके नेता और आपकी पार्टी के फांसी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर याकूब मेमन को। आप कैसे आदमी की पैरवी कर रहे हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उससे नीचे टाडा कोर्ट, राष्ट्रपति, सारे के सारे कह चुके हैं ये दोषी है, इसको फांसी होनी चाहिए। उसके चार्जेस की पूरी लिस्ट है मेरे पास, आप कहें तो पढ़ के सुनाऊं अभी कि उसने क्या क्या किया है मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में। सुना देता हूं फिर भी, चलिए, आपको पता होगा फिर भी सुना देता हूं। प्लानिंग में वो शामिल था सारे बॉम्ब ब्लास्ट की,
मैं सारी लॉयर प्लानिंग में हूँ, मैं शामिल इस था। केस में वकालत उसने साजिश को मानक जी, मैं अंजाम देने लॉयर के हूँ लिए और मैं पैसे इस केस जुटाए। में डिफेंड कर चुका हूँ काफी एक्यूज लोगों ठीक को, है, मुझे कोई बात पूरा नहीं, फिर केस भी पता बता है रहा क्या हूँ, है, देश भी सुन ले। पैसे मुझे पूरा जुटाए, केस पता है मानक जी क्या है। पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग वालों लेने वालों के लिए टिकट खरीदे, उसने टिकट की व्यवस्था की। जो लोग साजिश को अंजाम दे रहे थे उनको 85 ग्रेनेड लाकर दिए। 12 बम याकूब के घर में बनाए गए थे वारिस पठान जी, और उसके घर से ही घटना के दिन धमाकों के लिए विस्फोटक भेजे गए थे। कितना अहम रोल उसने अदा किया है बॉम्बे ब्लास्ट में, और आप उसके बावजूद उससे कह रहे हैं फांसी नहीं होनी चाहिए। वारिस पठान, मानक जी, मैं एक लॉयर हूं पहले, उसके बाद में मैं एमएलए बना हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आदर करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मगर अब ये देखते चलिए कि रॉ के चीफ रमन साहब, उन्होंने जो पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज थे, उन्हों का जो लेटर आया उसमें क्या लिखा हुआ है कि याकूब मेमन ने, उसकी पूरी फैमिली ने सरेंडर किया अपने आप को। एक सरेंडर करने वाला इंसान, एक सेकंड, गलत बयानी मत करिए वारिस पठान। वारिस पठान, आप गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं करेक्ट कर देता हूँ। वारिस पठान, नहीं वारिस पठान, नहीं गलत बयानी मत करिए, करने दीजिए। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप मुझे बोलने नहीं देते साहब, और फिर नहीं, आप गलत बयानी नहीं कर सकते। आप बोलिए वारिस पठान, आप हमको बोलने तो दीजिए, एक सेकंड, हमारी बात रखने दीजिए। आप बात रखिए, लेकिन आप गलत बयानी मत करिए। याकूब ने सरेंडर किया, उसको कैपिटल रमन साहब ने नहीं कहा, रमन साहब ने कभी नहीं कहा। इसके बारे में ब्रदर है IAS ऑफिसर वारिस पठान, एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास रामन साहब का पूरा आर्टिकल पढ़िए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। इंचार्ज थे उस वक्त, उनका आर्टिकल है। अब सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में ये आर्टिकल है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल मेरे हाथ में पूरा पढ़ा है, मैंने स्टडी किया है। वारिस पठान किया है। अरे रामन साहब ने कहीं नहीं कहा कि उसने सरेंडर किया। सरेंडर की कहानी आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। नेपाल से भाग रहा है, नेपाल में उसे भागते हुए पकड़ा गया। वारिस पठान, पात्रा जी, जब आप बात कर रहे थे, मैं खामोश बैठा था। सुमित पात्रा जी, मेरी बात रखने दीजिए। आपने ये कहा कि 22 साल क्यों हो गए, आपने ये कहा। आप सुमित पात्रा जी, मुझे बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। आप अच्छा वारिस पठान, आप बोलिए, लेकिन गलत बयानी मत करिए। सुनिए, रमन साहब का आर्टिकल मेरे पास है, रमन साहब का आर्टिकल मेरे पास है, आप बोलिए, गलत बयानी मत करिए। इस आर्टिकल में ये कहीं नहीं लिखा है कि याकूब मेमन ने सरेंडर किया था। उन्होंने लिखा है कि उसने अपने परिवार को सरेंडर कराया था, कराची से दुबई के रास्ते हिंदुस्तान बुलवाया था, लेकिन यह साफ है कि उसे नेपाल में पकड़ा गया था। लगता है संपर्क टूट गया है वारिस पठान से। प्रियंका चतुर्वेदी, आपको भी लगता है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है कि क्या रिकंसीडर करना चाहिए? आप भी अभी भी वही कहेंगी कि जल्दबाजी दिखा रही है बीजेपी की सरकार याकूब मेमन को लटकाने में, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए? हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि किसी तरीके के अगर क्रिमिनल प्रूव कर चुके हैं, टाडा कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस दिया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डेथ सेंटेंस की मर्सी प्ली को खारिज किया है, राष्ट्रपति कर चुके हैं, तो इसमें हाँ याकूब मेमन सब तरफ से ट्राई कर सकते हैं, पर जुडिशियल प्रोसेस जो है सबसे ऊपर है, और उसमें ना ही कास्ट, ना ही क्रीड, ना ही रिलीजन को लाना सही होता है। जो काम ओवैसी जी कर रहे हैं बहुत ही डेंजरस है, डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। जहां आप जुडिशियल प्रोसेस को क्वेश्चन करते हैं, वो एक डेंजरस राह पकड़ना है जो ओवैसी जी करते आए हैं और उनका इतिहास बना रहा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी संबित पात्रा जी से, भले ही मैं इनसे इस बात पे अग्री करती हूँ कि किसी तरीके का, किसी एक मिनट कुछ कह रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं पठान जी से कहूंगी, पठान जी आप भी मुंबई के रहने वाले हैं। पठान जी आप भी मुंबई के रहने वाले हैं। उस बम धमाके में इतने लोग मरे थे, मैं इस केस में डिफेंस लॉयर था, मुझे पता है क्या हकीकत है। वारिस पठान औरों को भी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे उन्हें सुन लीजिए पहले। लेकिन पठान जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग मुझे बोलने नहीं देते हो, बोलिए, बेइंसाफी करिए। आप मुंबई के रहने वाले हैं, आप बेइंसाफी करिए। मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। बिल्कुल मुंबई का रहने वाला हूं। में 260 लोग मरे थे। याकूब मेमन पे मत बोलने दीजिए, मैं खामोश बैठूंगा। आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, चलिए बोलिए। दूसरी चीज में, हाँ बिल्कुल, आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए। आप मुझे सवाल मत करिए, इनको पूछिए ना। फिर इतिहास के लिए ये आप होना इन्हीं को जरूरी पूछिए, आप इन्हीं को है सवाल कि करिए, जो मुझे मत पूछिए सवाल। उसको अपोल करना जरूरी है। बिल्कुल, तो आप चुप हो जाइए ना, तो आप बिल्कुल चुप हो जाइए। पहले किसी को बोल लेने दीजिए और सुनने की क्षमता रखिए।
अरे चुप क्यों बैठेंगे आप? सिलेक्शन कमीशन रिपोर्ट को टेबल कीजिए पहला। नाइंसाफी की है। जो लोग वहां पे मरे हैं उनका भी हक बनता है, उनका हक बनता है कि उनको इंसाफ मिले। सिर्फ याकूब मेमन का इंसाफ नहीं है, जो 250 से ज्यादा लोग वहां पे मरे थे उनका भी इंसाफ बनता है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है, आपका मर्सी प्ली प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर चुके हैं, तो कहीं तो हमें जुडिशरी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको उनकी जो जगह है उनकी जगह मिलनी चाहिए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, संबित जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो टेररिस्ट अटैक कल पंजाब में हुए हैं आप उसको मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से कंपेयर ना करिए। जिस तरीके का कल हमने पंजाब में फेलियर देखा है, इंटेलिजेंस फेलियर देखा, कोऑर्डिनेशन फेलियर देखा, 10 साल के इतिहास में बैठ जाइए, यहाँ राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं भी शुरू कर दूंगा। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो दिख रहा है, वो आप लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे दिख रहा है, कंपैरिजन आप शांत हो जाइए, वरना फिर मैं भी शुरू कर दूंगा। याकूब मेनन को जो भी नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं भी कंपैरिजन करना शुरू करूंगा, आप चिंता ना करिए। टॉपिक है उस पे आप रहिए। चलिए अब टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक है प्रियंका आपका पॉइंट हो गया। 26 तारीख के बाद विजय सिंह क्या कह रहे थे, सागला हाउस में जब आतंकवादी मर गए तो सोनिया गांधी जी कितना रो रही थी, मैं फिर उस पे आ जाऊंगा। संबित पात्रा ओके, वापस पॉइंट पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस मुद्दे पर। वारिस पठान आपको मुझे बोलने दीजिए ना, मेरी बात एक सेकंड वारिस पठान एक सेकंड, और भी लोग हैं मेरे पैनल पे। के मन्नन सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर है। एक सेकंड मन्नन साहब की ओपिनियन भी जरा सुन लीजिए। अरे आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। मन्नन साहब, आपने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मन्नन साहब, एक जज साफ कह रहे हैं कि भैया कुछ बिल्कुल जी कुछ टेक्निकल कमी थी पिछली क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करने में, इसीलिए इसको दोबारा सुना जाए। एक जज कह रहे हैं कि नहीं, डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अब लार्जर बेंच फैसला करेगी। पॉइंट ये है, ये जिस रमन साहब का आर्टिकल बार बार कोट किया जा रहा है कि शायद एजेंसीज के साथ कुछ डील हुई थी, जांच एजेंसियों की याकूब मेनन ने मदद की थी, उसको कोर्ट से छिपाया गया। आपको लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर करेंगी ये चीजें? मैं विनम्रता पूर्वक, ये पठान साहब कहते हैं कि मैं एमएलए बाद में बना, मैं लॉयर था और इस केस याकूब मेनन ने मदद की थी, उसको कोर्ट से छिपाया गया। आपको लगता है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर करेंगी ये चीजें? मैं विनम्रता पूर्वक, ये पठान साहब कहते हैं कि मैं एमएलए बाद में बना, मैं लॉयर था और इस केस को उन्होंने कंडक्ट किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इतने बड़े वकील हैं अगर आप, ये मामन साहब आपके पास मिलते भी होंगे जब कोर्ट में आते होंगे, इन्होंने आपको बताया भी होगा कि इस तरह से मेरी अरेस्ट हुई है या ये चीजें हैं जो उसके डिफेंस में लाई जा सकती हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, अगर प्रोसिक्यूशन ने विदहेल्ड करी है कोई सच्चाई कोर्ट से, तो डिफेंस में ये लेके क्यों नहीं आए उस समय? और मरने जब 313 का बयान हुआ उस समय पूछा जाता हर मुलजिम से कि कोई आप डिफेंस देना चाहते हैं? अगर वो डिफेंस में वो अगर नहीं गवाह आते, वो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, रॉ के जो भी चीफ थे वो नहीं आना चाहते थे, तो मुलजिम अपने आप को डिफेंस में पेश कर सकते थे, क्यों नहीं किया उस समय? लेकिन ये आर्टिकल इन दी आइज ऑफ लॉ पठान साहब एडमिसिबल है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एडमिसिबल नहीं है ये। लेकिन इस समय बहुत छोटा सा दायरा है, बड़ा लिमिटेड सा क्वेश्चन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो पहली लुक्रेटिव पिटीशन है, क्या वो सही से उसका अवलोकन किया है या नहीं किया है? एक जज सब ने किया है, दूसरों ने कहा नहीं। और लार्जर बेंच में अगर 3 की बनती है तो जो 2 कहेंगे वो मान्य होगी, अगर 5 की बनती है, अगर 3 जो जजेस कहेंगे वो मेजॉरिटी डिसीजन होगा। और लिमिटेड सा सवाल है, कोई अब लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मनन साहब, एक कमेंट और मैं आपसे चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सारा लीगल प्रोसीजर जो है वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन ये जो रमन साहब ने लिखा, जो कि उस समय रॉ के ऑफिसर थे और उन्होंने सारा का सारा ऑपरेशन लीड किया था याकूब मेमन को हिंदुस्तान लाने का, गिरफ्तारी के बारे में वो ये कह रहे हैं सरेंडर की कहीं कोई बात नहीं है, उसने अपनी फैमिली को सरेंडर कराया था, लेकिन जांच एजेंसियों की मदद की थी, ये साफ कह रहे हैं। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि शायद कोर्ट और प्रोसिक्यूशन के नजर में ये बातें या तो नहीं आई या फिर प्रोसिक्यूशन ने छिपाई। क्या ये अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर करेंगे?
ये मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा चौड़ा ये मैटर करेगा, चूंकि डिफेंस ने अगर ऐसी चीज कोई ड्यूरिंग ट्रायल एस्टेब्लिश नहीं की है तो इस समय जो भी चीज कही जाएगी आफ्टर थॉट है। कौन टेस्टिफाई करेगा कि ये आर्टिकल उनका है? नंबर 1। नंबर 2, जब वो जिंदा थे 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है तो अपीलेट कोर्ट के आगे कम से कम उसको एजिटेट कर देते, उनको बुला लेते, कम से कम ये कहते कि ये इनका डिफेंस है, इसको रीट्रायल के लिए लिमिटेड पर्पस के लिए डिफेंस के पर्पस के लिए कोर्ट को रिमांड केस बैक करवा देना चाहिए, कर देना चाहिए था। तो ये अगर ऐसी कोई प्ली नहीं है, ठीक है, और जो भी पिटीशन अब आई है उस पिटीशन में लिमिटेड सा सवाल है, ठीक है कि पहली ल्यूक्रेटिव पिटीशन या उनकी क्वेंटम सेंटेंस है, क्या इसको माफ करना चाहिए या नहीं करना? ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले कीर्ति अजमेरा साहब आ रहा हूं आपके पास। मुझे पता है कि जब भी इस तरह की बहस होती है तो आपकी आंखों के सामने वो पूरा मंजर घूम जाता होगा। हम पूरी हमदर्दी आपसे रखते हैं। मुझे पता है आप वारिस पठान से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते होंगे, क्योंकि वो याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, यहां पर सबसे बड़ा सवाल जारी है, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकी याकूब मेमन को पूरा इंसाफ मिलना अभी बाकी है, और क्या जांच में मदद की दलील से याकूब का दोष कम हो जाता है? इसी पर बहस करने के लिए तमाम खास मेहमान आज सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ हैं। वारिस पठान, चलिए आपके पास आ रहा हूं। आप बहुत बेताब थे, आप कह रहे थे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। वारिस पठान, चलिए अब आप बताइए, आपको क्यों लग रहा है कि याकूब मेमन के साथ नाइंसाफी हो रही है? यह मत कहिएगा उसने सरेंडर किया था, उसने सरेंडर नहीं किया था। उसके अलावा बताइए क्यों नाइंसाफी हो रही है? देखिए, नाइंसाफी की काफी सारी वजह है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो मैं मानता हूं, मैं आदर करता हूं, और जो 257 लोगों की जाने गई है उनके साथ भी मेरी सिंपैथी है, मेरी दिल से सिंपैथी है कि उनकी जाने गई है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 1992 दिसंबर में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उसमें राइट्स हुआ। जनवरी 93 में राइट्स हुई, उसके अंदर बेकसूर लोग मारे गए। उसके जो दोषी थे उसके लिए श्री कृष्णा कमीशन कमेटी का गठन हुआ था। श्री कृष्णा कमीशन कमेटी के रिपोर्ट को अब तक टेबल क्यों नहीं गया गया? उन दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी गई? फांसी देने के लिए राजीव गांधी के हथियारों को फांसी क्यों नहीं दी गई? बैन सिंह के हथियार रजौना को अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है। याकूब मेमन को ही फांसी क्यों? उन बेकसूरों को जो पुलिस वालों ने मारा था, क्योंकि श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में खुला लिखा हुआ है ओरिजिनल सिन वॉज बाबरी मस्जिद, तो उनके दोषी को क्यों स्पेयर किया जा रहा है? माया कोटनानी, बाबू बजरंगी, जिन्होंने 97 लोगों की हत्या की, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों फाइल नहीं की गई? उनको क्यों कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी गई? हमारा मुतालबा ये सारी चीजों को लेकर है। क्यों खाली याकूब मेमन को इतनी जल्दबाजी में? अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पिटीशन पेंडिंग है और आप उसके खिलाफ डेथ वारंट निकाल के उनको फांसी दे देते हो। ठीक है, वारिस पठान, पिटीशन पेंडिंग है। ठीक है, ठीक है, पिटीशन को डिसाइड होते देना चाहिए था, उसके बाद अब डेथ वारंट निकालते। तो सरकार इतना जल्दी में अगर है तो सबको फांसी देनी चाहिए, फिर जल्द से जल्द। मालेगांव ब्लास्ट वालों को, समझौता एक्सप्रेस वालों को, मक्का मस्जिद ब्लास्ट वालों को, सबके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करके। ठीक है, वारिस पठान, हमारी पठान, आपका पॉइंट हमारी बहस है, आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट हो गया। आप ये कह रहे हैं अगर बाकियों को फांसी नहीं हुई तो उस आदमी को भी फांसी नहीं होनी चाहिए जिसने 1993 में बम ब्लास्ट कराए, 257 लोगों को मारा, 1500 से ज्यादा को घायल किया। आप कह रहे हैं जिसके घर पे बम बने, जिसने अपने हाथों से जगह जगह पर बम ब्लास्ट करने के लिए बम भेजे, जिसने पाकिस्तान जाने की ट्रेनिंग करने के लिए टिकट खरीदवाए लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल किया। आप ये कह रहे हैं जस्टिस का, एक मिनट, जस्टिस काजू जी का स्टेटमेंट आपने पढ़ा? जस्टिस काजू रिटायर हो गए, एविडेंस को पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट की बात करिए। हुआ है जस्टिस काजू की बात मत करिए। बहुत समय दिया अच्छा ठीक है वारिस पठान, ठीक है वारिस पठान, आपका पॉइंट हो गया। एक सेकंड समित पात्रा, एक सेकंड में आ रहा है। आप मेरी सुनिए, फिर मैं आपकी सुनूंगा। ठीक है वारिस पठान हो गया। समित पात्रा एक सेकंड में आ रहा है। नहीं, आपको लाइसेंस नहीं है देश में इस प्रकार की बातें करने का। एक आतंकवादी को बचाने की जो आप प्रयास कर रहे हैं ना, इसका लाइसेंस डेमोक्रेटिक कंट्री का नागरिक हूँ, मुझे हक है बोलने का। ये आप संविधान ने आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बातें रखने का को जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ आप भड़का रहे हो, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। क्यों सजा नहीं दे रहे हो राजीव गांधी के हथियारों को? क्यों सजा नहीं दे रहे हो बेन सिंह के हथियारों को?
क्यों सजा आप नहीं दे जैसे रहे हो? लोगों आप को जो तो हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं होना बाबरी चाहिए। मस्जिद ठीक है, की संबित पॉलिसी में पात्रा एक सेकंड रुक जाइए। किस ठीक है, प्रकार के लोग हिंदुस्तान की राजनीति कमीशन में आ के गए? रिपोर्ट को आप टेबल नहीं कर रहे अच्छा, हो गया। हो। वारिस पठान हो गया, ये सारी बातें आप बोल चुके हैं। वारिस पठान प्लीज एक सेकंड शांत हो जाइए, आप बाकियों को मौका दीजिए। संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड। कीर्ति अजमेरा, हमारा दूसरा सवाल आज का ये भी है, जांच में याकूब मेनन ने मदद की थी, याकूब मेमन ने एजेंसियों की काफी मदद की थी। पाकिस्तान से काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो लाए थे जिन्होंने यहां आकर सुरक्षा एजेंसियों को दिए थे, जिसके आधार पर दाऊद और उसका पूरा गैंग एक्सपोज हुआ था और जांच में बहुत मदद की, अपने परिवार को वापस ले आए। वो भी मदद की थी। पाकिस्तान से काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो लाए थे जिन्होंने यहां आकर सुरक्षा एजेंसियों को दिए थे, जिसके आधार पर दाऊद और उसका पूरा गैंग एक्सपोज हुआ था और जांच में बहुत मदद की, अपने परिवार को वापस ले आए। वो आपको लगता है इसका उन्हें थोड़ा फायदा मिलना चाहिए, लीनियंसी उनके साथ बढ़ती जानी चाहिए, जैसे उस टाइम रमन साहब ने लिखा है आर्टिकल? नहीं, मैं बोलता हूँ, नहीं, रमन साहब ने कुछ भी लिखा है, मेरा कहने का तो वो है कि इतने बड़े एडवोकेट और इतने पढ़े लिखे आदमी हैं पठान साहब, और मैं पठान साहब आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने तो उनको करीब से याकूब मेमन को देखा हुआ है, उनसे जाना होगा, आप डिफेंड कर रहे हो केस कि उसने क्या क्या गुनाह किया है, तो भी आप उनको खाली एक विरोध करने के लिए इतना विरोध कर रहे हो। और आप जब ये बोलते हो कि इतनी जल्दी से उनको फांसी दी रही है, तो 22 साल क्या कम लगता है आपको? और 22 साल अगर कम लगता है तो मुझे लगता है कि 22 साल के पहले का जो फैसला आज हुआ है, तो ये जितने भी लोगों का आपने बताया कि इसको फांसी होना चाहिए, उसको होना चाहिए, उसको भी 30 साल के बाद हो जाएगा अगर होना है तो। आप आप उसके लिए जल्दी क्यों कर रहे हो? आपको अगर जानना है कि भाई इस 257 लोग मरे हुए हैं और उसके लिए कुछ काम करो। अगर विरोध करना है गवर्नमेंट के सामने, तो ऐसे लोगों के लिए विरोध करो कि जो निर्दोष लोगों को उसने मारा है। 257 लोग मरे और आज हमारे जैसे विक्टिम जो मरे हुए जैसे जी रहे। आप आगे देखो मेरी हालत क्या है, आप आके देखो एक बार मेरी हालत क्या है, उसके बाद ऐसे लोगों की आप तरफेंड करो। इसके पहले खाली बोलने के लिए, क्योंकि आपका कम्युनिटी का आदमी है, इसके लिए आप ऐसा कर रहे हो क्या? आप कभी भी दूसरे लोगों की तरफेंड की आपने? नहीं, हम कम्युनिटी का आदमी इसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। आज मेरी बात सुनिए साहब, आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, आपसे मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। 40 पिटीशन क्या 40 लोगों ने मर्सी पिटीशन फाइल किए, कोई कम्युनलिज्म पे फाइल नहीं किए मर्सी पिटीशन। 40 जिसमें राम जेठमलानी साहब प्रेसिडेंट के पास सजा मिलेगी। वो लोग कम्युनल बेसिस पे गए? आदमी हूँ, देश इंसाफ मांग रहा है साहब, देश इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ ही तो हो रहा है। वारिस पठान एक सेकंड पठान साहब एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड में आपके पास जब आप बोल रहे हो, मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक मिनट पठान साहब एक मिनट, पठान साहब एक मिनट, पठान साहब जब भी उनका टर्न आएगा, उनको फांसी की सजा होगी, तभी वो भी पिटीशन वगैरह फाइल करेगा। आप भी जल्दी क्यों कर रहे हो? ठीक है। और अगर आपको 257 लोगों के लिए हमदर्दी है, तो कभी आपने उसके पास गए क्या? ठीक है सर, कीर्ति जी आपका पॉइंट क्लियर। कीर्ति जी गवर्नमेंट के सामने अगर करोगे, अगर आपने हमदर्दी है तो वो मैंने क्या किया, वो मैं नेशनल चैनल पे नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, वारिस पठान आ रहे हैं। वारिस पठान करो, लेकिन एक बेकसूर को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मुतालबा है। बेकसूर मत बोलिए वारिस पठान। ये साहब वारिस पठान बेकसूर मत बोलिए, बेकसूर नहीं है, बेकसूर नहीं है, बेकसूर नहीं है। बेकसूर ये कौन? वारिस पठान कौन है? अरे कीर्ति जी एक सेकंड में आपके पास पठान कौन है जो बेकसूर साबित कर रहा है यहाँ पे आके? अरे मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। जजमेंट का इंतजार कर रहा हूँ सुमित पात्रा जी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आपने तो इंतजार करने के पहले ही सब कुछ कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कीजिए, मान्यता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान्यता दीजिए। मारने वाला व्यक्ति बेकसूर है, एक उसके पास एग्जॉस्ट करने की रेमेडी है, एग्जॉस्ट नहीं करे। आज दो जज ने इत्तेफाक पर दिया, तो लार्जर बेंच डिसाइड करेगा। लार्जर बेंच इस मुद्दे को डिसाइड करेगा। ठीक है सर, अब लार्जर बेंच डिसाइड करेगा। वारिस पठान एक सेकंड, इंसाफ एक सेकंड, प्रियंका चतुर्वेदी के पास में जाओ। ठीक है, दो एक्सट्रीम व्यू है। वारिस पठान आपका पॉइंट हो गया, वारिस पठान हो गया, रिपीट मत करिए बार बार, आपका पॉइंट हो गया। संबित पात्रा ठीक है, आंकड़े दे देता हूँ। संबित पात्रा ये मेरे पास आंकड़े हैं 1947, सुन लीजिए एक मिनट, 1947 से अब तक पूरे हिंदुस्तान में जाने दीजिए, आंकड़े की आपका टर्न आएगा तब बात करिए। है जिसमें 72 मुस्लिम्स को फांसी दी गई है, अर्थात मात्र 5% मुस्लिम है। ठीक है, ये कहना बंद कर दीजिए। ठीक है, संबित पात्रा आपका पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड को फांसी दीजिए। वारिस पठान प्लीज, वारिस पठान एक सेकंड रुक जाइए। वारिस पठान संबित पात्रा
कीजिए। डॉक्टर पात्रा आप शांत हो ये जाइए, हिंदू please। मुस्लिम करना बंद कर ठीक है दीजिए। डॉक्टर पात्रा प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो आप जाइए। मांग रहे हो प्रियंका याकूब की फांसी की मांग। वारिस पठान कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, कोर्ट को डिसाइड करने कोर्ट दीजिए। डिसाइड कर रहा है। फैसला वारिस कल आना पठान है। आपका पॉइंट कल हो गया। फैसले को repeat आने मत कर- दीजिए, भाई कोर्ट को वारिस डिसाइड भाई करने प्लीज, दीजिए। वारिस भाई प्लीज एक सेकंड हम वापस मुद्दे पे आ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका जी आपने भी ये रमन साहब का आर्टिकल देखा होगा पूरा। उन्होंने साफ कहा है कि शायद प्रोसिक्यूशन ने ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं ये कोर्ट से छिपा लिए। ये रमन साहब खुद कह रहे हैं उस आर्टिकल में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं एच.एस. बेदी, उन्होंने लिखा है कि इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और अगर हो सके जरूरत महसूस हो तो इसमें से री इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए इस केस का, ताकि पता लगे क्या वाकई जांच एजेंसी की याकूब मेनन ने मदद की थी, क्या उसको फांसी होनी चाहिए, यानी न्याय होना चाहिए। पॉइंट ये है प्रियंका। देखिए, सब चाहते हैं न्याय हो, वो भी चाहते हैं जिनकी जाने गई कि उनको भी न्याय मिले। काफी सालों से ये कोर्ट में केस पेंडिंग है। जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हाँ, याकूब मेनन का भी अधिकार बनता है कि वो जो भी उनके पास ऑप्शंस हों वो कोर्ट के पास लाएं, पर आखिरी अधिकार होता है जुडिशियल सिस्टम का डिसाइड करने का कि इनको मर्सी पेटिशन इनकी अग्री होती है या नहीं होती है, खारिज होती है। मैं इस बात से बहुत दुख हुआ जब वारिस पठान यहाँ पे उनको बेकसूर बताते हैं, जहां के जुडिशरी ने उनको क्लियरली गिल्टी बताया है। तो आप अपनी राजनीति बढ़ाने के पीछे अगर आप इस तरीके का स्टैंड लेते हैं, ये देश के हित में नहीं है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, बिल्कुल जो भी आप पेंडिंग केसेस बता रहे हैं, मैंने बिल्कुल बेकसूर उसका नहीं कहा, final मैंने कहा conclusion जो होना हक जरूरी वाला होगा है सुप्रीम और कोर्ट का उनको फैसला pending होना मान रहे जरूरी नहीं हैं। है। हम आपने कसूरवार मान रहे हैं। हम आपने सरकार जो बिल्कुल राजनीति इस शब्द खेल रही है का उसके विरुद्ध इस्तेमाल बात कर रहे किया हैं। है। आप मेरी मैं बात का आपसे गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मैं आपको अच्छा, ठीक है, वारिस पठान आप बोल रहे हैं, मेरी दीजिए। बात का गलत मतलब तो बोलना लीजिए। क्या मैंने ये कहा कि लीजिए, बोल रही है, बेकसूर है, प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट सुन का? लीजिए। मैंने ये नहीं कहा। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आपने- फैसले की मैं मान्यता आपने करता हूँ। नहीं, मुझे आपने गलत कहेंगे तो बिल्कुल मुझे बोलने का मैंने मौका दो। शुरुआत में कहा अगर है, कोई मेरे बात को याकूब ट्विस्ट मेनन करके गलत का- पेश करना मैंने चाहेगा तो मैं पठान रोकूंगा। साहब- अच्छा ठीक है, चलिए मैंने आपने नहीं नहीं कहा वो कहा बेकसूर। कि बोलने सुप्रीम का कोर्ट मौका गलत है, नहीं कहा वो ये बेकसूर। कहा सुन लीजिए। उसको मौका मैं दिया आपको जाना फिर से चाहिए अपनी बात कहूंगी, रखने का। मैं आपको फिर से प्रियंका कहूंगी, जी। मैं आपको फिर से कहूंगी, उन्होंने अपनी बात रखने का उनको मौका काफी बार मिला है। याकूब मेनन ये नहीं कह सकते उनको बात रखने का मौका नहीं मिला है, काफी समय पे खारिज भी हुआ है। ये आखिरी उनकी पहलवी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके का उसका राजनीतिकरण करना और उनको बेकसूर अच्छा, प्रियंका, बताना, एक सवाल आपसे ये उन पूछूं? लोगों के खिलाफ है प्रियंका, एक जिनकी सवाल जाने आपसे गई पूछूं? है, जिनके परिवार प्रियंका, एक सवाल आपसे पूछूं? आज अभी भी उस कोई उन बातों से राजनीतिकरण ऊपर नहीं कर उठ रहे। पाए हैं। ओके, आप ओके, पूछिए, प्रियंका जी, आप एक सवाल जरूर आपसे पूछिए, पर पूछूं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी डेमोक्रेसी के अंदर राजनीतिकरण को लेकर डेमोक्रेसी सवाल में ना अंदर पूछिए। अपनी राय पेश ठीक है, करना आपने राय रख दी, राजनीति है। वारिस पठान, ठीक क्या है, ओके। डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनी ओके। राय पेश करना एक बिल्कुल राजनीति रखिए, होगी मैडम? बिल्कुल अभी रखिए, डेमोक्रेटिक पर उनको कंट्री आप मुझे अरे हो बेकसूर वारिस पठान हो गया भाई, हो गया। आप उनको वारिस पठान एक बेकसूर सेकंड, नहीं प्रियंका जी एक कह सवाल का सकते जवाब हैं। देंगी? हम भी प्रियंका जी एक डेमोक्रेसी सवाल की का इज्जत जवाब करते देंगी? हैं। प्रियंका जी एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। का इस्तेमाल कीर्ति भाई एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। कीर्ति जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी की सरकार जल्दबाजी कर रही है याकूब मेमन को फांसी पर लटकाने में? देखिए, मैं जुडिशरी के हिसाब से जाऊंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है या कांग्रेस पार्टी के समय पे क्या हुआ, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी। जुडिशियल प्रोसेस चलिए, फॉलो ठीक है। हुआ है। ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस अगर नहीं फॉलो हुआ है तो याकूब मेमन का बिल्कुल अधिकार बनता ठीक है। है कि जुडिशियल प्रोसेस को क्वेश्चन करें। चलिए। पर मैं बस यही कहूंगी कि अगर एक आखिरी डिसीजन हो जाता है, हाँ। उसकी राजनीतिकरण नहीं ठीक है, होगी। ठीक है मनन साहब, ठीक है मनन साहब, मनन साहब आप कह रहे हैं रमन साहब का जो आर्टिकल है या उस पर एच.एस. बेदी साहब की जो राय है रिटायर्ड जस्टिस की, आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से उसका कोई वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जब ये मैटर दोबारा कंसिडर करेगा तब। लेकिन जांच में मदद करना आपको लगता है वाकई उससे कोर्ट मतलब रखता है कि भैया थोड़ा लीनियंसी बढ़ती है? ये आया चलिए अरेस्ट किया गया नेपाल में, उसके बाद जांच में मदद किया। जिस समय कोई भी मुलजिम अरेस्ट होता है तो उसका ये धर्म बनता है कि सच्चाई की तह तक जाने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वो मदद करे। हाँ। कोई नई चीज नहीं है ये। ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है और नई चीज नहीं है ये। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये है। हाँ। लेकिन मेरा कहना सिंपल सा है, अगर बेदी साहब कहते हैं कि सुओ मोटो लेना चाहिए कॉग्निजेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो अब लार्जर बेंच अगर चाहे, चूंकि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, स्काई इज द लिमिट सो फार पावर्स आर कंसर्न। अगर सुओ मोटो, मैंने जैसे पहले भी आपके माध्यम से चैनल पे, आपके भी दूसरों चैनल पे भी कहा है कि अगर 100 गुनहगार छूट जाए, अगर एक निर्दोष को फांसी हो जाए, वो कतई क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस
ये बर्दाश्त नहीं करता, ना ये आप बर्दाश्त करेंगे ना मैं करूंगा, कोई भी नहीं चाहेगा इस बात को। लेकिन बड़ा सवाल सिंपल सा है और लिमिटेड सा है। कल जैसे मैंने अभी भी बता दिया, यही तो हम लोग कल आप देख लेना कि सवाल लंबा चौड़ा नहीं है, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। संबित पात्रा मानक, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए। मानक, मैं एक बात कह दूं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि याकूब मेमन एक आतंकवादी है। और दूसरी बात यह है कि आतंकवादी एक गुड आतंकवादी और बैड आतंकवादी नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ गुड टेररिस्ट एंड अ बैड टेररिस्ट। अगर उसने कोऑपरेट कर दिया, जैसा भी मनन साहब ने बिल्कुल सही कहा, कोई ऑप्शन था क्या? जब पकड़ा गया तो कोऑपरेट ही करेगा, और नहीं तो क्या करेगा? तो कोऑपरेट कर गया तो उसको कहना कि अरे वाह, ये तो बड़ा गुड टेररिस्ट हो गया है, इसको छोड़ दिया जाए, ये कहां का विषय चल रहा है? ये गुड टेररिस्ट क्या हो गया? परसों में कहीं डिबेट कर रहा था, एक व्यक्ति कह रहे थे कि उसने 4 बच्चों को पढ़ाया जेल में, बड़ा अच्छा आदमी है। अरे 4 आदमी को पढ़ा दिया तो गुड टेररिस्ट हो गया, उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, गुड की बात नहीं है संबित पात्रा, गुड टेररिस्ट की बात नहीं, काम मत करिए। बात ये कि क्या लीनियंसी बढ़ती जानी चाहिए, जिंदगी और मौत का सवाल है, फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए, ये सवाल। उनके भाई जो IAS ऑफिसर है उसने उस बात को माना है कि उन्होंने ऐसा कहा है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस आए हैं, आप इनके भाई इत्यादि को लेकर क्या कहा हम लोगों ने? फांसी के 3 दिन पहले सारे भाई बहन के विषय में क्यों बात कर रहे हैं? 22 साल से तो कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। अरे हम तो आज भी बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का बड़े वकील हैं, आपको रिपोर्ट आप टेबल कीजिए। आपकी सरकार सेंटर में है, की रिपोर्ट पे चले जाते हैं। वारिस पठान, अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, सबको इंसाफ वारिस भाई मिलेगा। मेरा सवाल सुनिए, आपसे मेरा सीधा सवाल है आपसे वारिस पठान मेरा। कुछ लोगों का आरोप यह है कि जो भी लोग फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग कर रहे हैं, वो सीधा सीधा ये चाहते हैं कि याकूब मेमन जेल से छूट जाए, क्योंकि उम्र कैद में तब्दील होते ही वो जेल से बाहर आ सकता है। आप चाहते हैं कि वो जेल से छूट जाए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। आज भी जिन 11 लोग, देखो टोटल 13 लोगों को फांसी कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था टाटा कोर्ट की तरफ से, जिसमें से 11 लोगों की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, और एक याकूब मेमन को कैपिटल पनिशमेंट दी है। मनन साहब, 11 लोग आज भी जेल में हैं। क्या उम्र कैद में तब्दील होने के बाद उसका जेल से बाहर आने का रास्ता खुल नहीं जाता है? मनन साहब, अब ये सेंटेंस आज भी लोग जेल में, कौन सी करी 11 लोग जेल में आज भी लाइफ इंप्रिजनमेंट कर रहे हैं का मतलब एनीवे मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। वो जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने पास किया होगा ऑर्डर क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर, और उसको कंफर्म अगर किया है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा। चूंकि टाडा की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही जाती थी, वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकती थी। लेकिन अब सवाल दूसरा है, मैंने एक पठान साहब आपसे सवाल किया था, उसका जवाब अभी तक आपने दिया नहीं है। मैं भी लॉयर हूं, आप भी एक बड़े माननीय वकील हैं और बहुत ही काबिल वकील हैं। आप सर, मुझे एक बात तो रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं आपसे, क्या ड्यूरिंग ट्रायल आप लोगों ने इस बात की चेष्टा करी कि इस मुद्दे को या इस प्रश्न को कोर्ट के नॉलेज में लाया जाए बाय वे ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लोजिंग कमेंट? समय बिल्कुल खत्म है वारिस पठान, समय बिल्कुल खत्म है। मैं आपकी बात का अगर नहीं लाए हैं तो इस स्टेज पे डिस्क्रिप्शन कोर्ट की है। चीफ जो पूरा इंचार्ज थे ऑपरेशन के, उनकी बात को नहीं मान रहे मैं हो, आपसे पूछ रहा हूं, आप लॉयर थे, क्या मानोगे? अच्छा चलिए ठीक है, मेरी बात का जवाब या आपकी बात का जवाब ठीक है। आपके पास जवाब नहीं है वारिस पठान, इंचार्ज आपके पास भाई, आपने एप्लीकेशन दी, कोर्ट की जानकारी मिलाने की कोशिश नहीं की, और अब जबकि सारा मामला राजनीतिक हो रहा है तो आप वोटियां सीखने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, कीर्ति मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मनन साहब। वारिस पठान, जाते जाते आप कह रहे थे याकूब मेमन ने खुद सरेंडर किया था। अगर जानकारी नहीं है गूगल करिएगा, पूरी कहानी आ जाएगी। कैसे काठमांडू के एयरपोर्ट से भाग रहा था, भागते भागते घबरा गया, उसके कंधे से उसका बैग गिर गया और 6 पासपोर्ट नीचे बिखर गए। उन पासपोर्ट के चलते पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके बाद हिंदुस्तान आया। एयरपोर्ट पे अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर लीजिएगा। चलिए अब कल पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन की फांसी पर क्या फैसला होता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद नवीन कुमार के साथ यह है इंडिया।